एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड आप सभी बच्चों का माइनर पेपर यानी कि MN1B हिस्ट्री का पेपर है 10 अप्रैल को। और इस पेपर में आपको जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो भी बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे चैनल के द्वारा किसी प्रकार की आपको सहायता हो रही है आपके सेमेस्टर थर्ड के पेपर में, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद के देखिए जो भी पेपर MDC का प्लेलिस्ट पे सारा वीडियो बना हुआ है, और भी वीडियो आएगा, चिंता मत करिएगा। AEC का वीडियो आएगा, सब कुछ है अवेलेबल पहले से। अगर आप उनको भी देखना चाहें तो आप उससे पहले भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोज़ है। ये यूनिट 1 का सिलेबस है, जिसमें बेसिकली अरब इन्वेजन पढ़ना है, उसके कॉजेज इम्पैक्ट पढ़ने हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुर्की रूल इन इंडिया पढ़ना है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, बलबन के बारे में बेसिकली पढ़ना पड़ेगा, यानी गयासुद्दीन बलबन। फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तुगलक डायनेस्टी में वहाँ करिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ना पड़ेगा, फिरोज शाह तुगलक पढ़ना पड़ेगा। फिर विजयनगर साम्राज्य और ब्राह्मणी जो किंगडम था, उन ब्राह्मणी किंगडम जो था, ठीक है, राजवंश, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ना है, फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, फिर सूफीज़्म क्या होता है, या सूफीज़्म नहीं होगा, सूफीज़्म होगा, भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में बाबर एक कनकरर और एक एम्पायर बिल्डर कैसे था पढ़ना है। पॉलिसी मेकिंग में अकबर के बारे में पढ़ना है, जहांगीर के बारे में पढ़ना है, नूरजहाँ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, शाहजहाँ और औरंगजेब के बारे में, ठीक है। यूनिट 4 में आपका बेसिकली मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी और जो जागीरदारी सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ फिर लास्ट में हमारे पास दिया हुआ मराठा साम्राज्य के बारे में, जहाँ पर हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में पढ़ने वाले, उनकी प्रशासन व्यवस्था, उनके जो न्यायिक जीवन में न्यायिक जो व्यवस्था थी उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका जो सेमेस्टर थर्ड का माइनर पेपर है ये सिलेबस है, ठीक है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहला यूनिट 1 का अगर आप इंपॉर्टेंट सवाल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अरब आक्रमण के कारण और जो प्रभाव है उसका विस्तार से वर्णन करें, कि अरब आक्रमण के क्या कारण और साथ ही साथ इसके जो प्रभाव थे उसका विस्तार से बताइए। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन और उसकी उपलब्धियां, इन सभी का मूल्यांकन करने बोला गया। तीसरा क्वेश्चन है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है बताना है, ठीक है। फिर रजिया सुल्तान के जो शासन है उसका मूल्यांकन करने बोला है, ठीक है। पांचवा सवाल है, बलबन की जो राजतत्व नीति यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप है, ठीक है, इसकी व्याख्या करनी बोली गई है। ये सवाल तो आएगा पेपर में कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बायार नीति है इसका विश्लेषण करिए। फिर है अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रशासनिक एवं जो राजस्व नीति है इसका मूल्यांकन करने। मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व एवं जो नीतियां हैं उनका आलोचनात्मक अध्ययन करने बोला गया है। फिर फिरोज शाह तुगलक के जो सुधार है, ठीक है, यानी रिफॉर्म्स, उनका वर्णन करने बोला गया आपको, ठीक है। तो ये था ये 9 क्वेश्चन। फिर 10वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य और जो बहमनी राज्य, इनकी जो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं, इनकी तुलना करनी बोलेगी आपको। तो ये यूनिट 1 से था। यूनिट 2 में सिकंदर लोदी के शासन का मूल्यांकन करें। फिर दिल्ली सल्तनत की जो केंद्रीय एवं प्रांतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनका मूल्यांकन करें। एकता प्रथा क्या थी इसके बारे में बताइए, इसके स्वरूप और महत्व की व्याख्या करें। फिर दिल्ली सल्तनत की जो सैन्य व्यवस्था थी उस पर प्रकाश डालें। सूफीवाद के सिद्धांत और जो प्रभाव उनका वर्णन करें। साथ ही साथ भक्ति आंदोलन से सवाल जरूर आएगा 100% कि भक्ति आंदोलन की विशेषताएं एवं जिसके प्रभाव विश्लेषण करें। यूनिट 3 में बाबर को विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में मूल्यांकन करें। अकबर की धार्मिक नीति और राजपूत नीति का विश्लेषण करें। नूरजहाँ की जो मुगल राजनीति में जो भूमिका है उसका मूल्यांकन करें। फिर औरंगजेब की दक्कन नीति, ठीक है, ये तो पूछा ही जाएगा, और धार्मिक नीति का आलोचनात्मक एक अध्ययन करना है। तो ये टोटल 20 सवाल थे आपसे बच्चों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से कुछ सवाल एक्स्ट्रा जो आप लोग पढ़िएगा वो नोट डाउन करिए पहले। राइट शॉर्ट नोट ऑन सूफीज्म, सूफीवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, ये एक्स्ट्रा सवाल है, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन मनसबदारी सिस्टम, देखिए एक आएगा आपको सिस्टम के बारे में, ये 5-5 मार्क्स से सवाल में आता है, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, सूफीवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, ये सब 5 मार्क्स के लिए। ये MCQ में कुछ पूछा जाएगा, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट, यानी भक्ति आंदोलन प्रवर्तक कौन है। फिर एक्चुअल नेम क्या है नूरजहाँ का, ये वास्तविक नेम बताना है। और शाहजहाँ बेसिकली ने जो सिजदा प्रथा यानी सिजदा सिस्टम है उसका अंत कब किया था। फिर पेशवा जो मराठा जो प्रशासन होता है, ठीक है, उनमें जो पेशवा का पोस्ट होता है वो किसे कहा जाता है, पेशवा किसे कहा जाता है ये हमें बताना है, ठीक है। फिर है आपके लिए कुछ क्वेश्चन, ये हमने बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब कुछ क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ जो पेपर में आपको यहाँ से आएगा। पहला सवाल है, थ्रो लाइट ऑन भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन पर प्रकाश डाले। आइए बताते हैं इसका आंसर। ये सवाल पेपर में 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल को आप लोग कॉपी में नोट डाउन करिए। चलिए, तो भक्ति आंदोलन हमारे भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, ठीक है, जिसमें न केवल हम अपने धार्मिक जीवन को प्रभावित किया, बल्कि जो हमारी सामाजिक, साथ ही साथ सांस्कृतिक और भाषाई क्षेत्रों में भी गहरा परिवर्तन लेकर आया। यह आंदोलन जो है, अगर कहा जाए तो मुख्यतः हमारे भारत के लगभग 7वीं शताब्दी से लेकर जो 17वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ, और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है, भक्ति है और समर्पण, इसके माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना था। ये कह सकते हैं इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। भक्ति आंदोलन का उदय ऐसे समय में हुआ जब भारतीय समाज जो था हमारे अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त था, ठीक है, जिसमें एक और ब्राह्मणवाद की कठोरता थी, जाति प्रथा की जटिलता थी और कर्म कांडों को अधिकता से धर्म को आम जनता से दूर रखा जाता था। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम शासन के आगमन से क्या हुआ, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हो रहे थे। इस परिस्थिति में भक्ति आंदोलन एक सरल, सहज और सर्वसुलभ जो धार्मिक मार्ग है वो प्रस्तुत किया, जिसमें किसी विशेष जाति, वर्ग या लिंग का बंधन नहीं हुआ था, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसने ईश्वर के प्रति जो व्यक्तिगत प्रेम है और समर्पण, इस पर बल देने का कार्य किया। इसमें यह माना गया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी मध्यस्थ यानी किसी पुरोहित का यानी पंडित की आवश्यकता नहीं, बल्कि अगर आप सच्चे मन से भक्ति करते हैं वही पर्याप्त है। इस आंदोलन के संतों से यह संदेश दिया गया कि ईश्वर एक है और वो सभी के लिए समान रूप से विद्यमान है। इस प्रकार उन्होंने धार्मिक भेदभाव और जो सांप्रदायिकता है उसका विरोध किया। भक्ति आंदोलन को मुख्यतः हम लोग दो धाराओं में बांट सकते हैं। पहला होता है निर्गुण भक्ति और होता है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंदर ईश्वर को निराकार और निर्गुण माना गया है। इस धारा के प्रमुख जो संत है उनमें कबीर है, गुरु नानक है, दादू न्याल शामिल है। इन संतों ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और जो भी बाहरी आडंबर करते हैं उनका विरोध किया और आंतरिक शुद्धता है उस पर बल देने का कार्य किया। वहीं दूसरी ओर एक होते हैं सगुण भक्ति वाले, जो ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है, जैसे हम लोग राम जी, कृष्ण जी को मानते हैं। इस धारा के प्रमुख संतों में तुलसीदास है, सूरदास है, मीराबाई का नाम आता है। इन्होंने अपने भक्ति गीत और रचनाओं के माध्यम से ईश्वर के प्रति जो अपना कह सकते हैं जो प्रेम है उनको अभिव्यक्त करने का कार्य किया था। भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इसने भारतीय भाषाओं के विकास में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन आंदोलन के संतों ने संस्कृत के स्थान पर स्थानीय जो भी भाषाएं उनमें अपनी रचनाएं की, जिससे आम जनता तक उनके जो विचार है वो आसानी से पहुंच सके। हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल आदि भाषाओं में संगीत जो भक्ति साहित्य है इसकी परंपरा, समृद्ध परंपरा विकसित हुई। उदाहरण के लिए तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस है और सूरदास का जो सुरसागर है, इसने हमारे हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देने का कार्य किया। सामाजिक दृष्टि से भी भक्ति आंदोलन जो है अत्यंत ही क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। इससे जाति प्रथा और जो ऊंच नीच का भाव देखा जाता था उसे भेदभाव को विरोध हुआ। सभी मनुष्यों को समानता पर बल दिया गया। कबीर जैसे संतों ने स्पष्ट शब्द कहा कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, जिससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और कर्म से होनी चाहिए। इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने हमारे समाज में एक समानता, भाईचारा और सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा देने का कार्य किया। राजनीतिक दृष्टि से भी भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव देखा जा सकता है, इन आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम जो समुदाय के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। सूफी संतों और भक्ति शक्तियों के बीच कई समानता थी, जैसे प्रेम, सहिष्णुता और ईश्वर के प्रति समर्पण। इस कारण दोनों परंपराओं के बीच एक प्रकार का जो सांस्कृतिक समन्वय वो भी देखने को मिलता है। हालांकि भक्ति आंदोलन के कुछ कह सकते सीमित पहलू भी होते हैं। यह आंदोलन सामाजिक जो कुरीति है उसके विरुद्ध था, लेकिन ये पूरी तरीके से सामाजिक संरचना बदल नहीं सकता था। जाति प्रथा और अन्य प्रकार की जो असमानता थी वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। फिर भी ये कहना उचित होगा कि भक्ति आंदोलन ने समाज में सुधार की दिशा की एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। अंततः कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास का एक ऐसा आंदोलन था जिसने धर्म को सरल और जन सुलभ बनाने का कार्य किया, समाज में असमानता और जो समाज समानता, प्रेम का संदेश दिया तथा भारतीय भाषाएं और जो साहित्य है उसको समृद्ध किया। इसका प्रभाव आज भी हम अपने भारतीय समाज संस्कृति देख सकते हैं। यह आंदोलन न केवल धार्मिक जागरण का प्रतीक था बल्कि यह सामाजिक और जो सांस्कृतिक क्रांति भी था, जिसने भारत के इतिहास में एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया। तो ये था पहला सवाल भक्ति आंदोलन पे जो 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। दूसरा हमारे पास मराठा साम्राज्य के बारे में पूछा हुआ है कि मराठा राज्य के निर्माता के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो उपलब्धि है उनका वर्णन करें। एवोल्यूट द वर्क्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एज द बिल्डर ऑफ द मराठा स्टेट। ठीक है, तो आप सही बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहिए, क्वेश्चन इंग्लिश में लिख लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी
भारतीय हमारे इतिहास के महानतम शासकों में से, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में मराठा शक्ति की नींव रखी और एक सशक्त, संगठित तथा स्वतंत्र राज्य निर्माण किया। उनका कार्य केवल एक विजेता के या विधक रूप में नहीं था, सीमित नहीं था, बल्कि वे दूरदर्शी, राष्ट्र निर्माता, कुशल प्रशासक और साथ ही साथ प्रेरणादायक नेता भी थे। इसलिए उन्हें मराठा साम्राज्य का निर्माता कहा जाता है। शिवाजी महाराज जी का जो उदय है वो ऐसे समय हुआ जब दक्षिण भारत में बेसिकली मुगल साम्राज्य और जो बीजापुर तथा गोलकोंडा जैसे उसमें बेसिकली सुल्तानों का प्रभाव था। इन सभी शक्तिशाली साम्राज्यों के बीच एक स्वतंत्र हमारा हिंदी साम्राज्य जो है उसकी स्थापना करना बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी योग्यता, साहस और रणनीति के बल पर इसे संभव करके दिखाया। उन्होंने हिंदवी स्वराज की सपना देखा और साथ ही साथ उसे साकार भी किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी सैन्य संगठन और उनकी जो युद्ध नीति थी। उन्होंने गुरीला युद्ध प्रणाली, गनीमी कावा को अपनाया, जो उस समय के लिए अत्यंत ही प्रभावी सिद्ध हुए। पहाड़ी और वन क्षेत्रों का लाभ उठाकर उन्होंने शत्रु को बार बार पराजित किया। उनके द्वारा बनाए गए किलों का जल, जैसे रायगढ़, प्रतापगढ़ और सिंहगढ़, मराठा शक्ति की रीढ़ बनी। इन किलों के माध्यम से उन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि प्रशासनिक जो नियंत्रण था वो भी स्थापित किया। प्रशासनिक दृष्टि से भी शिवाजी महाराज अत्यंत कुशल थे। उन्होंने एक सुदृढ़ और व्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली की व्यवस्था की। उनके शासन में अष्टप्रधान परिषद का गठन किया गया था, मतलब जिसमें 8 मंत्री जो है वो राज्य के विभिन्न विभिन्न कार्य करते थे। यह व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से, मतलब अच्छे तरीके से चलाने में सहायक होती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने राजस्व व्यवस्था में सुधार किया और किसानों पर जो अत्यधिक कर का बोझ दिया जाता था वो नहीं दिया गया। इससे जनता के प्रति क्या हुआ, उनका विश्वास और समर्थन बढ़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो न्याय व्यवस्था थी वो भी उल्लेखनीय थी। उन्होंने धर्म, जाति या वर्ग किस आधार पर भेदभाव नहीं किया और सभी के लिए समान जो न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया। महिलाओं के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था वो अत्यंत ही सम्मानजनक था। उन्होंने युद्ध के समय भी महिला और जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया, जो उस समय के अन्य जो भी शासक थे उनसे अलग बनाता था। धार्मिक नीति के क्षेत्र में शिवाजी जी महाराज अत्यंत सहिष्णु थे। यद्यपि वे कट्टर हिंदू शासक थे, फिर भी उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति जो सम्मान और सहिष्णुता का परिचय दिया। उनके प्रशासन में मुसलमानों को भी महत्वपूर्ण पद दिए गए और उन्हें मस्जिदों तथा सूफी संतों को सम्मान किया। इस प्रकार उन्होंने धार्मिक जो समन्वय है उसकी भावना को बढ़ावा दिया। महाराज शिवाजी जी का जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि उनकी नौसेना का विकसित था। उन्होंने यह समझ लिया था कि समुद्री शक्ति के बिना राज्य की जो सुरक्षा वो अधूरी है, इसलिए उन्होंने एक मजबूत नौसेना का गठन किया और समुद्री तटों पर जो किले हैं उनका निर्माण किया। इससे उन्होंने विदेशी जो शक्ति, विशेषकर जो पुर्तगाली लोग थे और अंग्रेज थे, उनके प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो राज्य अभिषेक है वो 1674 ईस्वी में उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी, जिन्हें उन्होंने एक वैध और स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया। यह केवल एक औपचारिक घटना नहीं थी, बल्कि मराठा साम्राज्य में स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक था। हालांकि शिवाजी महाराज जी की उपलब्धि को सीमाएं भी थी। उनका राज्य मुख्यतः पश्चिमी भारत तक ही सीमित था और उनकी मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी उनके भी संघर्ष हो गया, जिससे जो राज्य की स्थिरता थी वह प्रभावित भी। फिर भी उनके जो कार्यों का ही परिणाम हम लोग देख पाते हैं कि बाद में मराठा शक्ति जो है वो पूरे भारत में फैल सकी और मुगल साम्राज्य का पतन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने कार्य किया। अंततः कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक सफल राज निर्माता थे। उन्होंने एक ऐसे मराठा साम्राज्य की नींव रखी जो आगे चल के विशाल साम्राज्य के रूप में पड़े थे। उनकी जो प्रशासनिक कुशलता देखें, सैन्य प्रतिभा देखें, धार्मिक सहिष्णुता देखें और जनहित जो नीतियां हैं, उन्हें भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। इस प्रकार मराठा राज्य के निर्माण में शिवाजी महाराज जी की उपलब्धियां जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण और स्थायी रूप है। ठीक है, तो ये था हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज से जो पूछा गया सवाल है, जो 15 मार्क्स के लिए आपसे बच्चों पूछा जाएगा उसका आंसर। अगला सवाल पूछा जाएगा कि डिस्कस द कल्चर लाइफ ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के जो सांस्कृतिक जीवन है उसका वर्णन करें। तो दक्षिण भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली अध्याय है। 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में यह साम्राज्य, अगर देखा जाए सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक और कलात्मक उन्नति का भी केंद्र था। इस साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर बुक्का और मिलकर दोनों ने की थी और बाद में कृष्णदेव राय जी जैसे महान शासकों ने इसका जो सांस्कृतिक उत्कर्ष है वो अपने चरम पर पहुंचाया। विजयनगर साम्राज्य का सांस्कृतिक जीवन अत्यंत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यह साम्राज्य केवल भारतीय हमारी परंपराएं, धार्मिक आस्था और कलाओं का संगम था, जहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उनमें अनेक नए रूप में विकसित किया गया। धार्मिक जीवन इस साम्राज्य की संस्कृति का मुख्य आधार था। विजयनगर के जो शासक मुख्यतः हिंदू धर्म के अनुयायी थे और हिंदू धर्म तथा उनके मंदिरों को विशेषकर संरक्षण दिया।
विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया, धार्मिक उत्सव का आयोजन हुआ और जो तीर्थ स्थल थे उन पर विकास इस कार्य की सबसे प्रमुख विशेषता थी। हालांकि हिंदू धर्म को प्रमुखता दी गई, फिर भी जो अन्य धर्म थे उनको हम लोगों ने सहिष्णुता भी दिखाई गई, जैसे जैन धर्म, इस्लाम धर्म के अनुयायियों को भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिससे धार्मिक जो समन्वय उसकी भावना विकसित हुई। विजयनगर साम्राज्य की जो कला और वास्तुकला विशेष रूप से उल्लेखनीय। इस काल में हम लोग जो बेसिकली हम्पी का मंदिर देखते हैं, विट्ठल स्वामी मंदिर देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर देखते हैं, अपनी भव्यता, सुंदरता, जो नक्काशी है और स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों के जो ऊंचे जो गोपुर है, प्रवेश द्वार जो देखते हैं, विशाल प्रांगण है, सुंदर मूर्तिकला, इस युग की बेसिकली कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल भाषाओं में इसकी उन्नति हुई। विशेष रूप से तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। राजा कृष्णदेव राय स्वयं एक विद्वान लेखक थे और उनकी जो प्रसिद्ध कृति है आमुक्ता मालदया, ठीक है, तेलुगु साहित्य की महान रचना मानी जाती है। उनके दरबार में अष्ट दिग्गज नामक 8 जो कह सकते हैं महान कवियों का समूह था, जिन्होंने साहित्य को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। संगीत और नृत्य के क्षेत्र में भी हम लोग जानते हैं, जैसे दक्षिण भारत शास्त्रीय जो संगीत है, मंदिर राजगृह में संगीत और नृत्य का आयोजन होता था। भरतनाट्यम जैसे नृत्य जो है रूपों का संरक्षण करना और प्रोत्साहन मिला। कलाकारों का राजस्व प्राप्त होता था, जिससे कला का विकास निरंतर होता रहता था। विजयनगर का सामाजिक जीवन भी देखा जाए तो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। समाज में विभिन्न वर्ग लोग रहते थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। महिलाओं की स्थिति सामान्यतः सम्मानजनक थी और वे शिक्षा, संगीत और नृत्य में भाग लेती थी। हालांकि समाज में कुछ कुरीतियां भी थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा। व्यापार और आर्थिक समृद्धि में भी सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया। विजयनगर जो है एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था, जहाँ भारत के विभिन्न भाग और विदेशों से व्यापार लोग आते थे। इससे विभिन्न संस्कृति आदान प्रदान हुआ। ठीक है, तो जैसे फिर अंत कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का सांस्कृतिक जीवन अत्यंत ही उन्नत, समृद्ध और बहुआयामी है। यह धर्म, कला, साहित्य और सामाजिक जीवन कह सकते हैं सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस साम्राज्य में न केवल भारतीय संस्कृति संरक्षित के साथ साथ नई दिशा भी प्रदान हुई। इसलिए विजयनगर साम्राज्य को भारतीय हमारे साम्राज्य सांस्कृतिक इतिहास का एक स्वर्णिम युग माना जाता है। तो ये था विजयनगर साम्राज्य से जो सवाल पूछा जाएगा वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपसे बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमने बचा कर रखे थे, स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, डिस्कस द मार्केट पॉलिसी कंट्रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण जो नीति है उसका वर्णन करें। और ये सारे के सारे याद रखिएगा, आपको पेपर में आए हुए सवाल है वही बता रहे हैं। ठीक है, डिस्कस द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर की राजपूत नीति का वर्णन करें। शाहजहां के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता था, विवेचना करें। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन प्रबंध का वर्णन करें। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के जो नवीन सुधार है उनका वर्णन करें। फिरोज शाह तुगलक के कार्य की समीक्षा करें। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो केंद्रीय प्रशासन है इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। और बाबर का मुगल एम्पायर का कह सकते हैं रूप में जो योगदान था, या कह सकते हैं संस्थापक रूप में, उसके बारे में बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? भारत में जो गुलाम वंश की सत्ता की स्थापना में उसकी क्या भूमिका रही ये बताना है। और अकबर की धार्मिक नीतियों को मूल्यांकन करें, ये पूछा जाएगा। तो ये था आपसे बच्चों का माइनर पेपर 1B हिस्ट्री का सेमेस्टर 3 का 10 अप्रैल के पेपर में जो सवाल आएगा वो सारा का सारा हमने बता दिया, कुछ आंसर ही बता दिए। अब आपसे बच्चे आराम से पेपर देने जाइए, पेपर देकर ये खुद बोलिए भैया 75 आ गया। बस शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।